हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य सिविल सर्विसेज। और आज हम आर एस शर्मा का चैप्टर नंबर 10 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की आर एस शर्मा जो एनसीईआरटी है उसकी फुल कवरेज कर रहे हैं। अब तक हम 10 वीडियो बना चुके हैं, तो ये 11वां वीडियो है। इसमें चैप्टर 10 को हम पूरा खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 10, जिसका नाम है टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधन अम्पायर। चलिए देखो, 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट बनने शुरू हो गए हैं, है ना, जिनको महाजनपद कहा जाने लगा है। क्योंकि अब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करते, जैसे पहले एक खाना बदोश की तरह जीवन बता रहे थे, कभी कहीं कभी कहीं। अब ऐसा नहीं है। अब लोग जो है एक जगह पर रहना शुरू कर दिया है कि पूरा पूरा जीवन एक गांव में, एक शहर में, इस तरीके से लेटर वैदिक काल में से ही शुरू कर दिया था। तो अब है 6th सेंचुरी बीसी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आयरन की भी खोज हो चुकी है ना। और आयरन की खोज की वजह से ही ये सब काम हुआ है कि अब धीरे धीरे टेरिटोरियल स्टेट भी बनने लगे हैं। क्यों? आयरन ने ऐसा क्या किया? देखो, आयरन ने ये किया कि आयरन से अब इक्विपमेंट बनने लगे हैं, है ना, जैसे फावड़ा हो गया और इस तरीके की धारदार चीजें, जिससे कि जो वन है, वन क्षेत्र को काट के प्लेन बनाया जा सके, प्लेन में फिर घर बना के रहा जा सके। तो ये कारण था कि आयरन ने बहुत बड़ी क्रांति कर दी, है ना। हर युग का कोई ना कोई ऐसा एक इक्विपमेंट होता है जो मानव की जिंदगी को बदल देता है। जैसे फिलहाल के टाइम पे क्या है, मोबाइल, या फिर कहें इंटरनेट, या फिर कहें लैपटॉप। यानी पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसने आपकी हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। आप घर बैठे मुझे सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं ना। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कहाँ ये संभव था, है ना। इंटरनेट के कारण ही ये संभव हुआ था, यानी डिजिटल क्रांति। तो ऐसे ही उस समय पर आयरन ने क्रांति की थी। इसके अलावा फूड खूब अच्छे से होने लगा था। क्यों? वो भी क्यों होने लगा था? आयरन की वजह से ही फूड अच्छे से होने लगा था। अब केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं उगाया जा रहा था, अब सरप्लस था कि जो बचे उसे बेचो। ट्रेड शुरू हो गया फूड का, है ना। पहले क्या था? उगाओ खाओ। तो जो मटेरियल एडवांटेजेस हो रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि पीपल जो है एक जगह पर सेटल होने लगे। अब जब सेटल होने लगे, तो अब जमीन की वैल्यू बढ़ने लगी, यानी अब जमीन पर कब्जा होना शुरू हो गया, है ना। तो यानी राज्यों के बीच में ये सुप्रीमेसी हो गई कि कौन कितनी ज्यादा जमीन घेर ले। पहले जो लड़ाइयाँ गाय के ऊपर हो रही थी, पहले जो लड़ाइयाँ और छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हो रही थी, अब वो राज्यों के लिए होने लगी, जमीन के हड़प के लिए होने लगी, है ना। तो ऐसे में ही एक वर्ड आपको मिलेगा, जनपद। तो जनपद का मतलब क्या है? जहां पर जन के पद पड़े, जन माने लोग, पद माने पैर। तो प्राकृत और संस्कृत दोनों में ही ये शब्द है, जनपद। तो जनपद का निर्माण होने लगा। बुद्ध के काल में क्या था? 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। अगर हम पुराने ग्रंथों को उठाकर देखें, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, तो वहां पर पता लगता है कि उस समय पर 16 महाजनपद थे। कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे वो? विंध्य विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में है। वहां से शुरू होकर उसके नॉर्थ, विंध्य के नॉर्थ से शुरू होकर और बिहार के नॉर्थ वेस्ट तक थे। और इस पूरे इलाके में वो फैले हुए थे, 16 महाजनपद। इनमें सबसे पावरफुल चार ही थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये चार मजबूत क्या थे आपके महाजनपद। अब इनमें एक बात करें, एक अंग नाम का किंगडम था, अंग। आपको पता होगा कि अंग नरेश कर्ण, अगर आपने महाभारत देखी हो तो वही अंग है, जहां पर कहते हैं कि कर्ण का भी शासन रहा था कभी। तो वो महाभारत का वो अलग है, मतलब ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बस आपको याद दिलाने के लिए कि आपने अगर महाभारत देखी है तो अंग जनपद का वहां नाम आता है, तो वही अंग जनपद है। तो अंग मतलब आज का मुंगेर, बिहार के अंदर जो है, भागलपुर, वो अंग प्रदेश है। अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? चंपा, है ना। इसके अलावा मगध तो लीडिंग स्टेट था ही था। मगध के बारे में तो हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं। और मगध का मतलब क्या था? यानी पटना, गया, आज का जो पटना गया है वो मगध था। वज्जी, इसी तरीके से एक महाजनपद था, वज्जी। वज्जी मतलब वज्जी जो है गंगा नदी के नॉर्थ में था।
और यहाँ पर क्या है, 8 क्लैन रहते थे, 8 वंश कह सकते हो आप, है ना। और लेकिन उन 8 क्लैन में जो सबसे पावरफुल क्लैन था वो था लिच्छवी। लिच्छवी वज्जी के अंदर, वज्जी महाजनपद में अलग अलग गणराज्य थे, 8 गणराज्य थे, जिनमें लिच्छवी सबसे मजबूत था और लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी क्यों फेमस हैं, कुछ पता हो आपको? आपको बिल्कुल पता होगा, आपने पुराने वीडियोज अगर हमारे देखे। और ऐसे ही एक काशी महाजनपद था, शुरू में बहुत पावरफुल था ये, लेकिन बाद में कौशल ने कौशल ने इस पर कैप्चर कर लिया। कौशल के अंतर्गत आ गया बाद में काशी। कौशल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। कौशल नरेश कौन थे? श्री राम, है ना। तो वही कौशल है ये। इनकी जो इम्पोर्टेंट सिटी है, कौशल तो एक महाजनपद था, उसमें एक शहर था अयोध्या, है ना। और इनकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती इनकी कैपिटल थी कौशल महाजनपद की। और श्रावस्ती को अगर देखा जाए तो जो आज का साहित माहित है, गोंडा और बहराइच के बॉर्डर पे, ऐसा माना जाता है कि वही पुरानी श्रावस्ती रही थी। आज तो श्रावस्ती नाम का जिला भी है यूपी में, लेकिन जो पुरानी श्रावस्ती है वो है गोंडा और बहराइच के बॉर्डर पे, साहित माहित नाम की जगह है, वही कौशल की राजधानी रही थी, उसका नाम था श्रावस्ती। ठीक है। और इन्हीं के अंदर, कौशल के अंदर ही एक ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी थी जिनका नाम था शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य। शाक्य गणराज्य कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। शाक्य नरेश, शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन थे गौतम बुद्ध के पिताजी, है ना। और कपिल वस्तु की कैपिटल क्या थी? पिपराहवा, है ना। कपिल वस्तु की कैपिटल थी पिपराहवा, जो आज बस्ती जिले में है। लुम्बिनी, लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ये भी शाक्यों की एक और कैपिटल थी, है ना। तो कैपिटल में ही जन्म हुआ था। एक कैपिटल शाक्यों की थी पिपराहवा, ठीक है। और एक और कैपिटल थी जो आज के नेपाल में है, लुम्बिनी। पिपराहवा और लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, शाक्य गणराज्य में। शाक्य किस में आता था? कौशल में। ठीक है। और कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते थे? तो कौशल की पहले तो राजधानी पता होनी चाहिए। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और इनमें एक इम्पोर्टेंट शहर था अयोध्या। अशोक का इंस्क्रिप्शन मिला, वहां से पता लगा कि बुद्ध की जो जन्म स्थली है वो लुम्बिनी है, और यही लुम्बिनी आपका कौशल के अंतर्गत आती थी। कौशल के अंतर्गत आता था शाक्य गणराज्य, और शाक्य गणराज्य की कैपिटल थी लुम्बिनी। ठीक है। कौशल का एक नेबरहुड में था महाजनपद मल्ल। मल्ल महाजनपद वही है जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मल्ल की एक कैपिटल थी जो कि कुशीनारा। कुशीनारा उनकी कैपिटल थी मल्लों की। कुशीनारा आज के देवरिया में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पर मल्ल अ, मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा, वहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये महाजनपद हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि ये देखो, चंपा है जो कि अंग की राजधानी है, ये अंग है। ये मगध है, आप देख सकते हैं। ये काशी है। ये वत्स है। ये कौशल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तब से, कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ये श्रावस्ती है आपका। और लुम्बिनी ये है जो नेपाल में पड़ता है। आज कुशीनारा जहाँ पर अ, मल्लों की जो राजधानी थी, जहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आप देख रहे हैं ये मल्ल और श्रावस्ती बिल्कुल अगल बगल में है, या फिर कहें कौशल महाजनपद और मल्ल बिल्कुल लगे हुए हैं। पांचाल, हस्तिनापुर, अ, हस्तिनापुर इनकी कैपिटल थी। और कुरुओं की, है ना। अ, मत्स्य, ठीक है। गांधार ये सबसे ऊपर, कंबोज और ऊपर, है ना। गांधार तो शिक्षा का केंद्र भी रहा था। फिर बात करते हैं वत्स। वत्स जो है यमुना के किनारे है। ये आप देखिए वत्स, अगर यहाँ पर मैप में दिया होगा तो वत्स आप देखिएगा। अ, वत्स ये देखिए, ये वत्स, ठीक है। तो ये जो है यमुना के किनारे था। और कैपिटल कहाँ थी? कौशाम्बी। आज का जो इलाहाबाद है, कौशाम्बी है वहाँ पर। वही वत्स की कैपिटल थी, है ना। बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक क्यों है? क्योंकि
नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नदी के किनारे जो होगा तो गंगा और यमुना, इनके बीच में बसा हुआ है वत्स, तो स्ट्रेटजिक अपने आप हो गया। इसकी लोकेशन को ही देखते हुए जो कुरु थे वो हस्तिनापुर से माइग्रेट होकर यहाँ आ गए थे, इतनी दूर चल के गए थे। ये हस्तिनापुर है जो आज का मेरठ दिल्ली समझिए, यहाँ से चल के ये लोग यहाँ पहुंच गए थे, अपना राज्य यहाँ बनाया फिर इन्होंने। और कुरु और पांचाल आपको पता ही है वेस्ट यूपी में थे। अवंती बहुत मजबूत उस समय पर महाजनपद था। आज का जो मालवा है और मध्य प्रदेश का जो पार्ट है वो अवंती था। और ये अवंती दो पार्ट में बटा हुआ था, एक नॉर्थ एक साउथ। साउथ की जो कैपिटल थी वो माहिष्मती थी और नॉर्थ की कैपिटल थी उज्जैन। और इन सब में सबसे ऊपर था मगध। अब मगध के बारे में हम बात करते हैं, कैसे राइज हुआ, कैसे ग्रोथ हुई। तो देखो कोई भी राज्य है वो उसके राजा की वजह से ही ग्रोथ पाता है ना, और बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन राजा उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो इनका जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर था वो था बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो था उसने हर्यंक डायनेस्टी की शुरुआत की थी 544 से 492 बीसी तक ये रहा। और इसने हर्यंक डायनेस्टी की नींव डाली। बुद्ध के कंटेम्पररी था ये ना, बुद्ध के सामने ये जीवित था। और इसकी जो पॉलिसी थी वो थी पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन, मतलब बहुत ही एग्रेशन के साथ ही लड़ाई लड़ता था। और ये जब पॉलिसी थी फिर बाद में कलिंग वॉर तक जो अशोक ने लड़ा था, तब तक ये पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट मार धाड़ और ये सब ये बिम्बिसार से शुरू हुई और तब तक ये चलती रही, है ना। फिर कलिंग के बाद आपको पता है कि वो धम्म प्रचार में लग गया अशोक। और बिम्बिसार का पुत्र था अजात शत्रु। तो बिम्बिसार ने इसको अंग का गवर्नर बना दिया, जो अंग प्रदेश था, है ना, अंग की कैपिटल थी चंपा। तो बिम्बिसार ने क्या किया कि अपने बेटे को भेज दिया अंग और वहां का बना दिया गवर्नर। अच्छा, बिम्बिसार ने और क्या क्या किया। सबसे पहला तो मैरिज अलायंस की है इसने बहुत ज्यादा, इसने 3 शादियां की हैं और तीनों इंपॉर्टेंट जगह पर। पहली जो वाइफ थी इसकी वो कौशल के राजा की बेटी थी। कौशल, कौशल वही जिसकी कैपिटल श्रावस्ती, कौशल वही जिसके अंदर आता था अ, शाक्य गणराज्य, है ना। तो कौशल के राजा की बेटी के साथ शादी करी। और जो किसकी बहन थी, प्रसेनजीत राजा था एक, प्रसेनजीत का की बहन थी, है ना। यानी कौशल के राजा का बेटा था प्रसेनजीत, बहुत इंपॉर्टेंट राजा था अपने समय का। तो उसकी बहन के साथ उसने शादी करी बिम्बिसार ने। जो सेकंड वाइफ थी उसकी वो थी चेल्लाना। वो कहाँ की रानी थी, वो थी लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य की थी वो, है ना। और इसी से इसका अगला जो राजा था हर्यंक वंश का अजातशत्रु पैदा हुआ। तो हमने लिच्छवी गणराज्य के बारे में अभी बात की भी थी। और ये देखिए जो वैशाली इनकी कैपिटल थी लिच्छवियों की। तो लिच्छवी गणराज्य वज्जी महाजनपद में आता था, है ना। वज्जी महाजनपद की सबसे इम्पोर्टेंट शाखा थी लिच्छवी, है ना। और लिच्छवियों की अ, राजकुमारी के साथ इसने शादी करी, चेल्लाना उसका नाम था। वहीं से पैदा हुआ कौन, अजात शत्रु। तीसरी जो वाइफ थी वो थी मद्रा क्लेन की। पंजाब में मद्रा क्लेन पड़ता था उस समय पर। तो वहाँ की अ, लड़की के साथ, मतलब उसका जो चीफ था उसकी बेटी के साथ इसने तीसरी शादी करी। इसके अलावा और भी कॉन्क्वेस्ट और डिप्लोमेसी इसने करी। जैसे मगध का सबसे जो घनघोर विरोधी था वो था अवंती। इसने क्या किया, अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, जैसे बताया नॉर्थ अवंती की कैपिटल उज्जैन और साउथ वाले की माहिष्मती। तो इसने दुश्मनी होने के बावजूद बिम्बिसार ने, है ना, जो हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर था, इसने वहां का राजा था किंग चंड प्रद्योत, उसको कोई बीमारी हुई थी जॉन्डिस। तो अपने राज्य से जो सबसे अच्छा जो वैद्य था जीवक नाम का वो भेजा, है ना। तो इससे भी फर्क पड़ा कि ये ही तो डिप्लोमेसी होती है कि जब जरूरत के समय पे जो साथ आ जाए, है ना। तो इस तरीके से इसने जो है ये कॉन्क्वेस्ट और डिप्लोमेसी की पॉलिसी अपनाई। और अर्लीस्ट कैपिटल जो थी मगध महाजनपद की वो थी राजगीर। इसको जो है गिरिव्रज भी कहा जाता था उस समय पर, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ये थी।
और ये बिल्कुल इम्प्रेग्नेबल थी, मतलब इसको अभेद्य किला थी ये, क्योंकि 5 तरफ से ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी, 5 तरफ से पहाड़ियों से, है ना। और जो थोड़ा बहुत ओपन इलाका भी रह रहा था वहां पर भी इसने दीवारें खड़ी करवा दी स्टोन की। फिर इसका बेटा आया अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने बाप को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। ये अंग अंग प्रदेश का गवर्नर था। और फिर इसने क्या किया, वैशाली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, है ना। वैशाली यानी जो लिच्छवियों की लिच्छवी की जो कैपिटल थी वैशाली। और इसकी खुद की माँ लिच्छवी से थी। आपको पता है कि बिम्बिसार ने जो शादी की थी, सेकंड शादी, वो लिच्छवियों की कन्या के साथ ही की थी। तो ये लिच्छवी अ, के खिलाफ ही इसने युद्ध लड़ा, और 16 वर्ष तक लड़ता रहा। 16 वर्ष बाद इसने फाइनली वैशाली को खत्म कर दिया। और इसके पास जो है ना लड़ाई के अच्छे अच्छे साधन थे। जैसे एक था पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र था, कैटापुल्ट। आपने अगर मूवी देखी हो बाहुबली, वहां पर दिखाया गया है। और एक रथ था जिसमें कि एक मेष लगा हुआ था, बिल्कुल वही मूवी वाला सीन है। तो उसने बहुत ज्यादा नरसंहार किया। और मगधन जो एम्पायर था वो काशी और वैशाली के मिलने के बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर हो गया। काशी भी जीत लिया और वैशाली भी जीत लिया इन्होंने। और अजात शत्रु के बाद फिर कौन आया, उदयन। 460 टू 444 बीसी में उदयन आया। उसने क्या किया, एक फोर्ट बनाया, एक किला बनाया गंगा और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पर, जहाँ गंगा और सोन मिलती है, वहाँ उदयन ने एक किला बनाया। और ये अंतिम राजा था हर्यन डायनेस्टी का। फिर आ गई शिशुनाग डायनेस्टी। और फिर जो है शिशुनाग डायनेस्टी ने जो अपनी कैपिटल बनाई वो बनाई वैशाली में, ठीक है। और इनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था वो था अवंती को पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया। अवंती जो कि हमेशा मगध एम्पायर का विरोधी था। और जो 100 वर्ष पुरानी जो राइवलरी थी वो शिशुनाग डायनेस्टी ने फाइनली खत्म कर दी इन दोनों के बीच में। फिर आते हैं नंदाज। और नंदाज शिशुनाग के बाद आए। ये मगध के सबसे पावरफुल रूलर थे। और अलेक्जेंडर तक अ, जो है घबरा गया था इनकी सेना को देखकर, है ना। और ये ईस्ट में नहीं आया था। फिर इनकी वजह से मगधन पावर बहुत ज्यादा बढ़ी। इन्होंने कलिंग को जीता और कौशल तक को जीता। ऐसा कहा जाता है कि कौशल भी इन्होंने जीत लिया था। और ये जब कलिंग से जीत कर आए तो एक जीन जीन की ये एक विक्ट्री ट्रॉफी वहां इन्हें मिली थी, वो लेकर आए थे। जीन मतलब जो जैन धर्म में जो जिन हो जाते हैं, मतलब महावीर स्वामी जैसे जिन कहे जाते हैं, जो ईश्वर के भी ऊपर हो गए। तो इनका एक महत्वपूर्ण राजा था महापद्मनंद। इसने एक उपाधि ली थी एक रथ। एक रथ यानी सोल सॉवरेन, यानी मुझसे ऊपर कोई नहीं है। ये बहुत रिच और पावरफुल था। और 2 लाख की इन्फेंट्री थी, पैदल सेना, 60,000 के घोड़े, 3,000 6,000, 3,000 से 6,000 के बीच में हाथी। और टैक्सेशन सिस्टम वहां पर मौजूद था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सेना को ये रख पाते थे। और बाद में ये लेकिन वीक और अनपॉपुलर हो गए। तो मगध की सक्सेस का कारण क्या है? ड्यू टू कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी पॉलिसी ऑफ एम्बिशियस रूलर बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये सब बहुत ही शातिर दिमाग के राजा थे। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, और आयरन था इनके पास। राजगीर में बहुत आयरन था, ये आयरन निकालते थे। और इसके अलावा अवंती के पास भी आयरन था, इसीलिए अवंती बहुत मजबूत रहा। उनके पास एक से एक हथियार थे अवंती के पास, तभी वो लड़ पाए मगध के साथ। और रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट राजगीर में था उस समय पर। इफेक्टिव वेपन्स थे इनके पास। और जैसा बताया कि इनके पास कैटापुल्ट थे, है ना, पत्थर फेंकने वाली जो चीजें थी। और रथ जिसमें कि एक लोहे का वो लगा रहता था। तो इसकी वजह से इनको बहुत सक्सेस मिली। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन, 5 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था राजगीर। और पाटलिपुत्र भी जो है गंगा, गंडक, सोन, घाघरा, इन 4 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बसा हुआ था। जलदुर्ग कहा जाता था ये ना, जलदुर्ग यानी जल से घिरा हुआ। और बहुत ही प्रोडक्टिव इसकी मिट्टी थी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नए नए जंगल काटे गए थे, बिना बारिश के ही ये बहुत अच्छी फसल यहाँ पे होती थी। मिलिट्री इनकी मजबूत थी। और एलिफेंट तक का भी यूज ये लोग करते थे। तो ये कारण था इनकी सफलता का। तो ये था पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।